शिल्प। हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। بدي منك ما تحارمني لا بكل دقيقة تعذبني. मुंबई के ठाणे में 7 मंजिला इमारत जमींदोज, हादसे में 30 अपराध हलाक, 65 के करीब अफराद जख्मी। गैर कानूनी तरीके से चल रहा था तामीरी काम। कुंडा डीएसपी कत्ल मामले में राजा भैया की मुसीबत में इजाफा, सीबीआई ने भेजा 1 हफ्ते में हाजिर होने का नोटिस। बिजली पानी की कीमतों में इजाफे को लेकर केजरीवाल की लड़ाई का 14वां दिन, केजरीवाल की सेहत में मुसलसल गिरावट जारी। एएमयू के शेखुल जामिया जमीरुद्दीन शाह का बयान, कहा मुसलमानों को आलमी सतह पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का करना है सामना, तालीम और तरबियत का फुकदान सबसे बड़ा चैलेंज। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख, पेशे खिदमत है मंजरनामा। मुंबई के ठाणे में 7 मंजिला इमारत गिरने से मलबे में दबकर 30 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 65 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। राहत और बचाव का काम भी जारी है। पुलिस ने इमारत तामीर कराने वाले बिल्डर के खिलाफ गैर इरादतन कत्ल का मामला दर्ज भी कर लिया है, लेकिन मुलजिम बिल्डर अब तक फरार है। मकामी अफराद का कहना है कि ये इमारत 4 महीना पहले ही बनी थी और गैर कानूनी थी। हादसे की खबर मिलते ही दमकल, पुलिस और दूसरी हिफाजती टीमों के कारकुन मौके पर पहुंचे और राहत का काम शुरू कर दिया। तो बता दें आपको कि मुंबई के ठाणे में 7 मंजिला इमारत जमींदोज हुई है। हादसे में 30 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 65 के करीब अफराद के जख्मी होने की खबर आ रही है। इस बिल्डिंग के बिल्डर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन अब तक मुलजिम बिल्डर फरार है और मकामी अफराद के मुताबिक ये इमारत 4 महीना पहले ही बनी थी और इसकी तामीर गैर कानूनी थी और शायद यही वजह है कि घटिया सामान इस्तेमाल होने की वजह से यह हादसा हुआ, ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई। उधर कुंडा डीएसपी कत्ल मामले में सीबीआई ने राजा भैया को हाजिर होने का नोटिस भेजा है। सीबीआई के नोटिस के मुताबिक राजा भैया को 1 हफ्ते के अंदर पेश होना है। सीबीआई कई दिनों से राजा भैया के खिलाफ तफ्तीश कर रही थी, लेकिन कोई भी कदम नहीं उठा पा रही थी। कुछ अहम सबूतों की बिना पर सीबीआई ने राजा भैया के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें नोटिस भेजा था। और दारुल हुकूमत दिल्ली में बिजली और पानी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रहे अरविंद केजरीवाल की सेहत में मुसलसल कमी आ रही है। केजरीवाल गुज़िश्ता 14 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के कारकुन अरविंद केजरीवाल का अनशन आज 14वें दिन भी जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी सेहत लगातार खराब हो रही है और उन्हें अब हिलने डुलने से भी मना कर दिया गया है। 14वां दिन है आज उनकी इस हड़ताल का और ऐसे में न हुकूमत झुकने को तैयार है और ना खुद केजरीवाल।
और सामाजिक कारकुन अन्ना हजारे जमहूरी नवाज दौरे पर हैं। अन्ना हरियाणा पहुंच चुके हैं, जहां वो 7 दिनों तक गोशे गोशे में घूमेंगे। अन्ना हजारे ने तरसीली जराये से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन उनकी मंजिल एक है। उन्होंने महाराष्ट्र के एक वजीर पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पद्मा सिन्हा नाम के एक वजीर ने उन्हें मारने की सुपारी दे रखी है। दरअसल ये मंत्री पहले जेल में था, लेकिन अब वो बाहर आ गया है। क्या हमें इतनी अपेक्षा नहीं थी कि इतना जनता का रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि हमारे पास तो कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, एक गाड़ी दिया किसी ने घूमने के लिए, लेकिन अपेक्षा से ज्यादा जो रिस्पॉन्स मिल रहा है। जगह जगह पर दिन में 7-8 जगह पर हम रुकते हैं और इतना रिस्पॉन्स है लोगों का। उससे क्या है कि हमारी ऊर्जा बढ़ रही है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो राजनीतिक लोग हैं, मुझे हाँ राजनीतिक मंत्री है ना, उसका नाम भी पता था, ले लो, पद्मा सिंह पाटिल। मुझे सुपारी दी, तो जेल में गया, अभी बाहर आ गया, अभी भी केस चल रही है। गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस के काबीना वजीर बेनी प्रसाद वर्मा के जरिए बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से मुलायम सिंह यादव को निशाना बनाया गया था और इस बयान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर और शिया आलिम-ए-दीन डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक ने कहा कि काबीना वजीर का बयान बिल्कुल गलत है। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए मुलायम सिंह के जरिए की गई कोशिशों का मैं गवाह हूं और उन्होंने ये भी कहा कि इस इश्यू पर मुलायम सिंह ने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया है, जबकि बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह को इन्हदाम की साजिश में शामिल बताकर गलत बयानी से काम लिया है। नामानिगारों से बात करते हुए सैयद कल्बे सादिक ने कहा कि कांग्रेस ने सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाने के बावजूद मुसलमानों को रिजर्वेशन से महरूम रखा। एक सवाल के जवाब में कल्बे सादिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से सीबीआई को फटकार लगाकर मुसलमानों का अदलिया पर एतमाद को मजीद बढ़ाया है। डॉक्टर कल्बे सादिक ने कहा कि हमें हिंदुस्तान में अब सिर्फ अदलिया पर ही भरोसा है। और यूपी में वाक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में डॉक्टर तौकीर आलम की किताब अफकारे सर सैयद की असरी मानवियत के रस्म इजरा के मौके पर तकरीब को खिताब करते हुए एएमयू के शेखुल जामिया जमीरुद्दीन शाह ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उम्मत मुसलमानों को आलमी सतह पर बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे अहम चैलेंज तालीम और तरबियत का फुकदान है और दूसरा बड़ा चैलेंज ख्वातीन को उनके हुकूक से महरूम रखना। उन्होंने मजीद कहा कि मदरसों की तालीम के लिए एएमयू ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और मदारिस के फारिगीन तलबा के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेज में मदरसों की डिग्रियों को मसावी करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम ये भी चाहते हैं कि मदारिस में भी कुछ तब्दीलियां आएं, दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। तो ये ख्यालात जो उन्होंने इजहार किया है, और सीआईआई के जेर एहतमाम मुनक़िद खुसूसी इजलास को खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में फिरकावारियत की सियासत मुल्क की तरक्की के लिए खतरनाक है। अगर कोई ये समझता है कि अक़लियतों को नजरअंदाज कर मुल्क इक़्तिसादी तौर पर कामयाब हो सकता है, तो ये गुमराहकुन फिक्र है। अक़लियतों को नजरअंदाज करने से मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की पर फर्क पड़ता है। इसलिए मुल्क के 120 करोड़ लोगों पर तवज्जो दी जाए और उन्हें काबिल बनाया जाए। उधर झारखंड के साबिक गवर्नर सैयद सिप्ते रजी ने दिल्ली में एक तकरीब को खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के हर फर्द को इस बात का आईनी हक हासिल है कि वो अपने मजहब और अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारे और यह हकीकत है कि हमारे मुल्क में मजहबी उमूर की अंजामदही में मुल्क का कोई कानून आड़े नहीं आता।
पेट्रोल और डीजल के बाद अब चीनी भी और महंगी हो सकती है। हुकूमत ने चीनी को कुछ शर्तों के साथ डी कंट्रोल करने का फैसला किया है, यानी अब हुकूमत भी बाजार कीमत पर ही चीनी खरीदेगी। काबीना कमेटी ने जुमेरात को बड़ा फैसला लेते हुए चीनी को बाजार के हवाले करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इस फैसले के साथ ही चीनी और महंगी हो सकती है। अब तक चीनी मिलों को अपनी चीनी के कुल प्रोडक्शन का 10% हिस्सा हुकूमत को लेवी के तौर पर 20 रुपए हर किलो देना पड़ता था। इस चीनी को हुकूमत पीडीएस चैनल के तहत 13 रुपए 50 पैसे पर किलोग्राम पर गरीबों को देती थी। आगे बढ़ेंगे। इजराइल बहरिया अब बहरे रोम में इजराइल मिल्कियत की हामिल गैस फील्ड्स की निगरानी के लिए नया मंसूबाबंदी कर रहा है। वाज़ेह रहे कि इन गैस फील्ड्स पर हमलों का खदशा जाहिर किया जाता है। निगरानी करने वाले इजरायली बहरिये के शोबे मंसूबाबंदी के सरबराह एलान लावी ने नमानिगारों से बात करते हुए मुमकिना खतरात से मुतालिक कुछ दस्तावेज दिखाए, जिनमें गैस फील्ड्स पर हमले के मुतालिक मालूमात दर्ज किए गए थे। इजरायली बहरिया बहरे रोम में इजरायली मिल्कियत की हामिल गैस फील्ड्स की निगरानी के लिए नई मंसूबाबंदी कर रहा है। वाज़ेह है कि इन गैस फील्ड्स पर हमलों का खदशा जाहिर किया जाता रहा है। वहीं निगरानी करने वाले इजरायली बहरिये के शोबे मंसूबाबंदी के सरबराह ने नामानिगारों से बात करते हुए मुमकिन खतरात से मुतालिक कुछ दस्तावेज दिखाए, जिनमें गैस फील्ड्स पर हमले के मुतालिक मालूमात दर्ज थी। उनके बकौल हमें एक मुकम्मल नया दिफाई निजाम तरतीब देना होगा। वो ये भी तस्लीम करते हैं कि इन गैस जखायर की हिफाजत के लिए इस कदर महंगा निजाम भी तरतीब नहीं दिया जा सकता जिस पर आने वाली लागत यहाँ मौजूद गैस की कीमत से भी ज्यादा हो। वाज़ेह है कि 2009 में इसराइल के ऑफशोर इक़्तिसादी खित्ते में कुदरती गैस की दरियाफ्त इस रियासत के लिए खुशगवार खबर थी। इससे कबल ये यहूदी रियासत अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए बड़ी हद तक दरामदात पर इन्हिसार करती थी। वहीं गैस की दरियाफ्त के बाद उसकी तलाश का काम तेजी से शुरू कर दिया गया था और अब इम्कान है कि 2013 के आखिर तक गैस की तलाश के लिए 18 नए कुएं खोदे जाएंगे और उस पर करीब $2 अरब की लागत आएगी। ज़राए के मुताबिक तेल अवीव हुकूमत निजी शोबे के तहत गैस की तलाश के इन मंसूबों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का अज़म जाहिर करती रही है। इस सिलसिले में बहरिया कप्तान का ख्याल है कि ये गैस फील्ड्स इसराइल का स्ट्रेटेजिक असासा है और इसराइल उनकी हिफाजत करेगा। उनके मुताबिक इसराइली बहरिया हर किस्म के खतरात से आगाह है और उनके सद्देबाब के लिए भी तैयार है। वहीं इजरायली अंदाजों के मुताबिक उनके पानी के नीचे करीब 950 अरब मुरब्बा मीटर गैस मौजूद है, जो कौमी जरूरियात से काफी ज्यादा है। दूसरी जानिब इजरायली ज़राए के मुताबिक इन ज़खायर की सलामती के लिए $700 मिलियन की लागत से एक सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जा सकता है, जिस पर सालाना $100 मिलियन लागत आएगी। वहीं इजरायली बहरिये से वाबस्ता कप्तान का कहना है कि हुकूमत बड़े पैमाने पर अखराजात में कटौतियां कर रही है, इसलिए ये भी मुमकिन है कि गैस फील्ड्स की सिक्योरिटी के लिए इतनी बड़ी रकम न दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और फिलिस्तीन के मगरबी उर्दून में तुलगरम के मकाम पर इजरायली फौज की फायरिंग में एक 16 साल का फलस्तीनी लड़का शहीद हो गया। ज़राए के मुताबिक मकतूल फलस्तीनी इजरायली फौजियों की बराह रास्त फायरिंग का निशाना बना। वाज़ेह रहे कि इजरायली जेल में फिलिस्तीनी कैदी की हलाकत को सैकड़ों लोग एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज का ज्यादा असर तारीखी शहर अल खलील में देखा गया। यहां मुजाहिरों के दौरान फिलिस्तीनी नौजवानों और इजरायली फौजियों के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। और इजरायली जेलों में 4700 फिलिस्तीनी कैदियों ने अपने एक साथी असीर मिस्रा अबू हमदिया की जेल में नाकाफी तिब्बी सहूलियात की वजह से इंतकाल के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि अबू हमदिया गुज़िश्ता रोज इसराइल की अशील जेल में गले के कैंसर और नाकाफी इलाज की वजह से वफात पा गए थे। इजरायली जेलों में 4700 फिलिस्तीनी कैदियों ने एक साथी असीर मिस्रा अबू हमदिया की जेल में नाकाफी तिब्बी सहूलियात के बायस इंतकाल के खिलाफ बतौर एहतजाज भूख हड़ताल शुरू कर दी। अबू हमदिया गुज़िश्ता रोज इसराइल की एशेल जेल में गले के सरतान और इजरायली जंदान में नाकाफी तिब्बी सहूलियात के बायस वफात पा गए थे। असीरान की सुप्रीम काउंसिल ने एक बयान में कहा है कि तमाम इजरायली जेलों में फलस्तीनी असीरान ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी।
बयान के मुताबिक फलस्तीनी असीरान ने अपने साथी अबू हमदिया की जेल में वफात के बाद अपनी एहतजाजी मुहिम शुरू की, जिसके दौरान 50 कैदियों को मुख्तलिफ इजरायली जेलों में तशद्दुद का निशाना बनना पड़ा। कैदियों की भूख हड़ताल मुहिम को कुचलने के लिए एशेल जेल के दरोगे पेश हैं। कैदियों ने बयान में इस आज़म का इजहार किया है कि इजरायली जेलरों के मुजालिम के बावजूद हमारी तहरीक और भूख हड़ताल अपने मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। असीरान कौंसिल के बयान के मुताबिक फलस्तीनी कैदियों के हौसले पस्त करने की गर्ज से इजरायली जेलरों ने सरगर्म कैदियों को कैद तन्हाई में डाल दिया और मुतादिद सेल्स में गर्म पानी की सहूलत बंद कर दी। बयान में कहा गया है कि असीरान की तहरीक कैदियों के खिलाफ तहूनी हमलों के अलर्रग़म जारी रहेगी। इस वक्त मुख्तलिफ इजरायली जेलों में 225 कैदी मौजूद हैं, जो हालिया तारीख में एक रिकॉर्ड तादाद है। असीरान कौंसिल ने अरब और इस्लामी मुल्कों से फलस्तीनी कैदियों की एहतजाजी तहरीक में उनका साथ देने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ जेड और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे। ब्रेक के बाद हाजिर है, मंजरनामा देख रहे हैं आप। मिस्र में सदारती तर्जुमान उमर आमिर ने ऐलान किया है कि मिस्र के प्रोसिक्यूटर जनरल तलत अब्दुल्ला अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे, उन्हें तब्दील नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि हिज़्ब इख्तलाफ मौजूदा प्रोसिक्यूटर जनरल तलत अब्दुल्ला को उनके ओहदे से हटाना चाहती है। हिज़्ब इख्तलाफ का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते काहिरा की अपीलेट कोर्ट ने उनके पेशरो प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल मजीद महमूद को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया था और तलत अब्दुल्ला की तैनाती के सिलसिले में मिस्री सदर के ऐलान को मनसूख कर दिया था। अदालती फैसले के मुताबिक तलत अब्दुल्ला की तैनाती गैर कानूनी है। दूसरी जानिब सदारती तर्जुमान ने कहा कि ऐवान सदर अब्दुल मजीद महमूद की बहाली के अदालत के फैसले पर कानून के दायरे में गौर कर रहा है। और शुमाली कोरिया ने एक मुश्तरका सनती जोन में जनूबी कोरिया के कारकुनों को दाखिले की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। जराये के मुताबिक इस फैसले के बाद दोनों ममालिक के पहले से कशीदा ताल्लुकात में मजीद खराबी आ सकती है। जनूबी कोरिया के हुकाम का कहना है कि क्यूसुंग में वाक़े कारखानों में मौजूद कारकुनों को तो वापस जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन उन्हें जनूबी कोरिया से वापस नहीं आने दिया जा रहा।
वाज़ेह रहे कि क्यूसुंग सनती जोन को शुमाली और जनूबी कोरिया के बाहमी ताल्लुकात में खलीदी पैमाने की हैसियत हासिल है। शुमाली कोरिया ने एक मुश्तरका सनती जोन में जनूबी कोरिया के कारकुनों को दाखिले की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। जराये के मुताबिक इस फैसले के बाद दोनों ममालिक के पहले से कशीदा ताल्लुकात में मजीद खराबी आ सकती है। जनूबी कोरिया के हुक्काम का कहना है कि क्यूसुंग में वाक़े कारखानों में मौजूद कारकुनों को तो वापस जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन उन्हें जनूबी कोरिया से वापस नहीं आने दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि क्यूसुंग सनती जोन को शुमाली और जनूबी कोरिया के बाहमी ताल्लुकात में कलीदी पैमाने की हैसियत हासिल है। इस जोन में 100 से ज्यादा कारखाने हैं, जिनमें 50,000 से ज्यादा शुमाली कोरियाई और सैकड़ों जनूबी कोरियाई बाशिंदे काम करते हैं, जो रोजाना शुमाली कोरिया के हुक्काम की इजाजत से इलाके में दाखिल होते हैं। वहीं जनूबी कोरिया की हुकूमत के एक तर्जुमान ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि जनूबी कोरिया की हुकूमत को दाखिले पर पाबंदी पर अफसोस है और वो इस पाबंदी के फौरी खात्मे का मुतालबा करती है। शुमाली कोरिया के हुक्काम की जानिब से जनूबी कोरियाई कारकुनों की आमद पर पाबंदी का ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले मार्च 2009 में अमेरिका और जनूबी कोरिया की सालाना फौजी मशकों के मौके पर भी कुछ अरसे के लिए ऐसी पाबंदियां लगाई गई थी। इसी दौरान अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क शुमाली कोरिया के साथ जंग की सूरत में अपने इत्तेहादी जनूबी कोरिया का दिफा करेगा। अमेरिकी वजीर खारजा ने जनूबी कोरियाई वजीर खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात का ऐलान किया और कहा कि शुमाली कोरिया की क़यादत के हालिया इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। वहीं अमेरिकी हुकूमत के एक तर्जुमान ने कहा है कि मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम की 2 बेड़ियां पहले ही इलाके में नस्ब की जा चुकी है, जो किसी भी मिसाइल हमले के जवाब में कार्रवाई करेगी। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया ने इससे पहले कहा था कि यूरेनियम की अफजूदगी समेत प्योंगयांग के जौहरी प्लांट की सरगर्मियां बहाल की जा रही है, जो अक्टूबर 2007 में 6 रुकनी मुज़ाकरात के तहत रोक दी गई थी। वहीं शुमाली कोरिया के टेलीविजन के मुताबिक यूरेनियम की अफजूदगी समेत प्योंगयांग के जौहरी प्लांट की तमाम सरगर्मियां बहाल हो रही है। इसके अलावा सरकारी टीवी ने सरबराह ममलकत किम यान उन का खिताब भी नश्र किया। अपने खिताब में किम यान उन ने कहा कि मजबूती जौहरी सलाहियत के जरिए ही अमन और खुशहाली का रास्ता पैदा हो सकता है और हमारे लोगों को खुशियां मिल सकती है। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया का यंगब्यून जौहरी प्लांट जौहरी बमों के लिए प्लूटोनियम बनाने की सलाहियत रखता है। वहीं हुकूमत का कहना है कि जौहरी प्लांट को दोबारा चलाने से बिजली की किल्लत के मसाइल हल होंगे और जौहरी ताकत में इजाफा होगा। इस ऐलान पर न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून बल्कि जापान, चीन और हमसाया मुल्क जनूबी कोरिया की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया था। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा है कि शुमाली कोरिया दूसरे मुल्कों के साथ तसादुम के रास्ते पर चल रहा है, जो जंग की तरफ धकेल सकता है। बान की मून ने कहा कि हालिया बहरान आगे निकल चुका है और जौहरी धमकियां देना खेल नहीं है। धमकियां आमेज रवैया और अस्करी नौयत के इशारे देने के रद्द-ए-अमल होने की सूरत में खौफ और अदम इस्तेहकाम का माहौल पैदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और अफगानिस्तान की मगरबी रियासत फराह में तालिबान के खुदकुश बमबारों ने अदालत पर हमला कर दिया। इसमें 40 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 90 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब तालिबान मुजाहिमतकारों के खिलाफ मुकदमे की समाअत होनी थी। अफगानिस्तान के मगरबी सूबा फराह में तालिबान मुजाहमतकारों के खिलाफ मुकदमे की समाअत के मौके पर अफगान फौजियों की वर्दी में मलबूस 6 खुदकुश बमबारों ने अदालत पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 44 अफराद हलाक और 90 से ज्यादा जख्मी हो गए। ईरान की सरहद के नजदीक वाक़ सूबा फराह के नायब गवर्नर मोहम्मद यूनुस रसूली ने बताया कि तालिबान जंगजुओं ने सूबाई दारुल हुकूमत में अदालती अहाते पर हमला किया था। जंगजुओं के अदालत पर हमले के वक्त 10 से 15 तालिबान के खिलाफ मुकदमे की समाअत होने वाली थी और उन्हें जेल से अदालत में मुंतकिल किया जा रहा था और उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद किया जाना था। खुदकुश बम धमाके में मुतादिद सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। काबुल में अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान नजीब दानिश ने तालिबान के हमले में 34 शहरियों, 6 फौजियों और 4 पुलिस एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की है। वाक़े में 91 अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें अक्सरियत शहरियों की है जो तालिबान के हमले के वक्त अदालती अहाते में मौजूद थे। तालिबान ने इस हमले की फौरी तौर पर जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तालिबान के तर्जुमान ने दावा किया है कि जिन मुजाहमतकारों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा था उन्हें इस हमले में रिहा कर लिया गया है, लेकिन सूबे के पुलिस सरबराह आगा नूर कामतूज ने तालिबान के इस दावे की तरदीद की है और कहा है खुदकुश हमलावर तालिबान कैदियों को छुड़ाने में नाकाम रहे हैं। उनके बयान के मुताबिक फौजी वर्दियों में मलबूस 6 हमलावर अफगान नेशनल आर्मी की 2 गाड़ियों में सवार होकर फुरा शहर में आए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर किसी ने नहीं रोका। हमलावरों ने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। इनमें से 2 ने अपनी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया और बाकी 4 ने अदालत और प्रोसिक्यूटर के दफ्तर पर हमला कर दिया।
इस दौरान मुहाफिजों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक हमलावर हलाक और बाकी 3 करीबी इमारतों में घुस गए और उन्होंने वहां से सिक्योरिटी फोर्सेज और एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई माह के बाद अफगानिस्तान की सरकारी इमारतों और सरकारी एहलकारों पर तालिबान का ये सबसे तबाहकुन हमला है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और इसी के साथ मंजरनामा में अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। بدي منك ما تحرمني لا بكل دقيقة تعذبني. विकास की झड़ी लगी विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी. विकास की झड़ी लगी विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी. भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया. आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया. आधुनिक